Okay. Okay, so welcome everybody. आज हम एक और सेशन लेने वाले हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, एक सेशन लिया था अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर। और मुझे उम्मीद है आप सबने वो सेशन ज्वाइन किया होगा। और उसमें मैंने कोशिश की थी ये बताने की कि जनरल एंट्रीज और ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है, इसके बारे में बात करी थी। और मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जनरल एंट्रीज और लेजर्स और ट्रायल बैलेंस ये कैसे तैयार किए जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को भी समझेंगे। बट हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हों जो पिछले सेशन में अटेंड ना कर पाए हों। इसलिए मैं पिछला जल्दी से रिकैप करना चाहूँगा। तो हम जानते हैं कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में मैं बताया ही था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर, अमन वॉच कंपनी का। जिन लोगों ने पिछला सेशन लिया होगा उनको पता होगा। ये सेम एग्जाम्पल ही हमने पिछली बार लिया था, इसको ही हम आगे लेके चलेंगे। तो जो हमारा एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा है। अमन वॉच कंपनी है एक। उस कंपनी का काम है वॉच मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल का। अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अकाउंटिंग में एक पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल होता है कि अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की जाती है। तो इसलिए पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। 1 ईयर का, 1 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इस ईयर पे काम करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 लाख रुपीज कैपिटल था यहाँ पे, इनिशियल कैपिटल, जिसमें 50,000 अमन की कैपिटल थी और 50,000 बैंक का लोन था। तो जो कैपिटल था वो दो तरीके से है, 50,000 अमन का आया है और 50,000 बैंक का आया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज, परचेज मशीनरी वर्थ 30,000, परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फॉर 25,000 फ्रॉम राहुल एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड वॉचेज ऑन क्रेडिट और प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एवरीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। एवरीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आई कैन नॉट प्रोसीड इफ यू नॉट म्यूट योर सेल्फ। यस। Yes, so I was discussing. So we have these entries. Sorry, Anuj, interrupt you, but you can mute all of you from your end, not required from English. Sorry. You can mute all of you from your end because you are having admin access. Yes, that is okay. A- Anyway, moving on. Um, तो हमारे पास ये सारी एंट्रीज हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख, परचेज मशीनरी फॉर 30,000, परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फॉर 25,000 फ्रॉम राहुल एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड वॉचेज ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 टू डेटर्स, received 40,000 from credit customers, paid 20,000 to suppliers, paid 6,000 in salaries and 4,000 for rent, paid 2,000 as interest on bank loan, closing inventory valued at 10,000 rupees.
तो ये सारी हमारे पास एंट्रीज थी जो हमने पहले से ले रखी हैं। ये सब एक रॉ डेटा है एक अमन वॉच कंपनी का। तो सबसे पहले इसको हमने जनरल एंट्री करनी होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सबसे पहला जो स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का, तो एक जनरल रजिस्टर होता है। उसमें हम सारी की सारी एंट्रीज करते हैं जनरल रजिस्टर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी डेट को वो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मेट में ये आता है, डेट आती है। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी। यहाँ पे डेट पड़ी हुई है 1 अप्रैल, तो हमने 1 अप्रैल यहाँ पे ले लिए। अब इस एंट्री को करेंगे कैसे? तो हमारे पास आया क्या, 1 लाख रुपए कैश आया, तो कैश डेबिट होगा। कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट जब भी आता है उसमें कुछ, तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। कहाँ से आया है? अमन अकाउंट से आया है। कितना आया है? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये यहाँ पे अमन के क्रेडिट हो गए। 50,000 रुपये अमन अकाउंट में। बैंक लोन से 50,000 आए हैं, तो 50,000 रुपये बैंक लोन के क्रेडिट हो गए। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि डेबिट और क्रेडिट एंट्री किसी भी जनरल एंट्री में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 1 लाख रुपए है और यहाँ पे 50,000 और 50,000, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ पे भी है, यानी कि ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट है। अगर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करेगा या उसमें कोई डिफरेंस होगा, तो यानी कि हमारी जनरल एंट्री सही नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है जनरल एंट्री करते वक्त कि जितना हमारा डेबिट होगा किसी भी एक जनरल एंट्री में, उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। इसी तरीके से हमने बाकी सारी एंट्रीज की हैं। तो हमारी दूसरी एंट्री थी यहाँ पर, परचेज मशीनरी फॉर 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज की मशीनरी खरीद ली, क्योंकि हमने कहीं लिखा नहीं हुआ है कि हमने किस तरीके से खरीदी। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कैश एंट्री थी। तो इसकी डेट डाली सबसे पहले हमने। मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट अगेन ये रियल अकाउंट है, इसमें ये बढ़ रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे बाई 30,000 रुपीज। क्या चीज से क्रेडिट हुआ? ये कैश से, क्योंकि हमने कैश परचेज किया है इसको। तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 30,000 से। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से तीसरी एंट्री जो हमारी है, परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फॉर 25,000 फ्रॉम राहुल एंटरप्राइजेज। तो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, तो रॉ मटेरियल अगेन हमारा करंट एसेट है, रियल अकाउंट है। 25,000 डेबिट हो जाएगा। कहाँ से खरीदा? इस बार कैश नहीं लिया है, इस बार क्रेडिट पे लिया है। किससे लिया है? राहुल एंटरप्राइजेस से। तो राहुल एंटरप्राइजेस का अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और 25,000 उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से अब क्या किया हमने? सेल्स करी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड वॉचेज ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 टू डेटर्स। तो ये एंट्री यहाँ आ गई हमारी। 20/4/2023 को डेटर्स को हमने बेचा। तो डेटर्स को हम डेबिट करेंगे। तो 50,000 रुपीज डेटर्स का डेबिट हो गया। और किस अकाउंट में गया? सेल्स अकाउंट में, क्योंकि 50,000 रुपये की सेल हुई है, तो सेल अकाउंट में गया। इसी प्रकार से अगली एंट्री हमारे पास है, 40,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। तो जो क्रेडिट कस्टमर थे उनसे हमें 40,000। तो क्रेडिट कस्टमर कौन थे? वो डेटर्स ही होंगे। तो डेटर्स से हमने पैसे हमारे आए। 50,000 आने थे, उसमें से 40,000 आए। तो 40,000 रुपये कैश आया। कैश जब आएगा, कैश जब बढ़ेगा, तो हमेशा डेबिट होगा, मैंने बताया आप लोगों को। तो 40,000 रुपये हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए कैश। किससे आया? डेटर्स से आया। तो डेटर्स 40,000 यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिए। और डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट का ध्यान जरूर रखना है यहाँ पर, क्योंकि जनरल एंट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हम लिखते हैं। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30,000 डेबिट हुआ है, तो 30,000 क्रेडिट हुआ है। 25,000 डेबिट हुआ है, 25,000 क्रेडिट भी हुआ है। तो हर एंट्री, हर जनरल एंट्री में इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट होगा। इस तरीके से हमने बाकी सारी एंट्रीज कर रखी हैं यहाँ तक। अब आप लोग ये पूरे इस चार्ट को देख लीजिए। इसमें से किसी भी एंट्री में आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो। 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 हाँ। हाँ।
हाँ, दिस इज रिजू। एक्चुअली मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट का। मान हम्म। लीजिए जो मेरे पास पैसा आ रहा है हाँ। वो हम डेबिट में भी दिखा रहा है, क्रेडिट में भी दिखा रहा है। नहीं इसका मतलब वो तो हमें क्रेडिट में दिखाना चाहिए कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आपके अकाउंट में जो आप सोच रहे हो ना, वो सोच रहे हो आप बैंक अकाउंट में जब आपके में पैसा आता है तो आपके में मैसेज आता है हाँ, कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, एग्जैक्टली। है ना? तो आप उससे देख रहे हो। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो आपको लग रहा है क्रेडिट हो रहा है, बट वो आपका पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक में आ नहीं रहा है। इस बात को समझो, जब आप बैंक से निकालोगे तो आपके पास डेबिट होगा। हम्म। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मेरा अकाउंट से डेबिट होगा। जब आप बैंक में डालोगे क्रेडिट होगा। बैंक में जब डालता हो वो क्रेडिट होता है। Anuj, to be very वो बैंक वो आपके लिए क्रेडिट हुआ ना, क्योंकि हाँ, आप आपके ऑब्वियसली। पास से पैसा गया तो आपके पास से क्रेडिट हो गया उसमें। तो वहां पे उल्टी चलती है एंट्री, बैंक की एंट्री उल्टी चलती है। ठीक है? ओके, इसमें मेरे पास से वो डेबिट हुआ है लेकिन उनके पास से वो क्रेडिट हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। ओके, गॉट इट गॉट इट। अनुज, सॉरी टू इंटरप्ट, एक काम कर सकते हैं ना। हम्म। जो बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो एक बार आप रिकैप करा दो तो समझ आ जाएगा सबको। ओह, मुझे लगता है जो अभी हम नॉर्मल तो रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट होता है, उनके उनके उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट से इजी रहता है क्योंकि वो बेसिक अकाउंटिंग्स पे डिपेंड है। वो मैं बाद में कराऊंगा, वो अभी मैं नहीं करा पाऊंगा। अभी के लिए मैं इस टॉपिक पे फोकस करना चाहता हूँ, और मेरे पास भी चलो बहुत टाइम नहीं ठीक है, है। ओके। और पर गोल्डन जो अकाउंट ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, आप सब लोग जान सकते हैं। आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उसमें आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि डेबिट क्या डेबिट होता है, क्या क्या क्रेडिट होता है। पर और जिस तरीके से मुझे समझ में आता है, तो जब भी कोई चीज़ आती है, मतलब जिस अकाउंट जो अकाउंट बढ़ रहा होता है वो अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और जो अकाउंट घट रहा होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ये मेरी समझ कहती है। सूरज, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। यस, जस्ट आई वांट टू से एवरीवन, नॉट यू। एक्चुअली अभी जो टॉपिक हम लोग ने डिसाइड किया है उसको कवरेट करने दो, बाद में आपकी जो भी सजेशंस है वी विल कवर आल्सो दैट दैट वन टॉपिक। सो प्लीज अलाउ, अगर कोई इसमें टॉपिक्स में आपको डाउट है या समथिंग है, यू कैन आस्क। जैसे अगर आप इस टॉपिक्स को ही कैरी फॉरवर्ड करने की बात कहेंगे तो फिर सिलेबस ही नहीं कवर हो पाएगा जो हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो प्लीज कोऑपरेट करिए और टॉपिक्स को चेंज करने की रिक्वेस्ट मत करिए, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। बस इतना रहना। थैंक यू। थैंक यू सूरज, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो अभी जनरल एंट्री में और कोई दिक्कत आ रही है, और कोई डाउट? एनीवन? नहीं, यहाँ तक का तो नहीं क्लियर नहीं, है। क्लियर है क्लियर है। क्लियर है। तो जी। वी शुड मूव ऑन। यस। अब बात आती है लेजर्स की। तो पहला स्टेप होता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के बाद दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है लेजर का। तो हमें लेजर्स क्रिएट करने होते हैं पहले तो यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर लिया हमने कैश का। आप देख सकते हैं हमने एक लेजर बनाया है कैश, उसको नंबरिंग दी है 1। हर लेजर को आप नंबर दें अगर मैनुअल अकाउंटिंग में, तो वो अच्छा होता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि एक पर्टिकुलर नंबर है। क्योंकि कई बार होगा कि लेजर्स एक जैसे नाम के होंगे, तो उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि उनको लेजर नंबर दे दिए जाए। इसका भी फॉर्मेट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि उससे पता चलता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस डेट में जो रिकॉर्ड हुआ है जनरल में, वो आप डेट इसमें डालना जरूरी है। दूसरी चीज इसमें पर्टिकुलर्स हैं। इसमें जो कैश कौन से दूसरे अकाउंट से अफेक्ट हो रहा है। तो जो लेजर दूसरे किसी एक अकाउंट से अफेक्ट हो गई, डबल एंट्री सिस्टम होता है इसमें। डबल एंट्री सिस्टम में आपने अभी देखा ही जनरल में कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ कैश में जो भी डेबिट अगर हो रहा है तो कहाँ से वो डेबिट हुआ है, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो कहाँ से वो क्रेडिट हो रहा है। इस बात की जानकारी के लिए ये सब हमने वो सारे अकाउंट्स लिए हैं जहाँ से ये एंट्रीज आ रही हैं। तो हमारी पहली एंट्री हमें पता है कि 1 लाख रुपए कैश आया था। तो कैश हमारा 1 लाख रुपए आना था। कहाँ से आया था? अमन कैपिटल से। अमन कैपिटल से कितने आए थे? 50,000 रुपीज डेबिट हुए थे। और बैंक लोन से आए थे 50,000 रुपीज।
तो इस तरीके से वो 1 लाख रुपए यहाँ आ गए, हमारे पास बैलेंस हो गया 1 लाख रुपए कैश का। फिर मशीनरी हमने खरीदी थी, तो जब हमने मशीनरी खरीदी थी तो 30,000 रुपये हमने खर्च किए थे उसके लिए, तो यहाँ 30,000 रुपये क्रेडिट हो गए। तो 30,000 रुपये कम हो गए, पहले हमारा बैलेंस 1 लाख रुपए था, अब 70,000 रह गया। फिर डेटर्स से हमें 40,000 रुपये मिल गए, तो 40,000 रुपये मिले तो हमारा बैलेंस हो गया 1,10,000 रुपये। फिर क्या हुआ, फिर राहुल एंटरप्राइजेस को हमने 20,000 रुपये दे दिए थे, उनको पेमेंट हमने कर दिया 20,000 रुपये, क्योंकि उनसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा था 25,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये हमने उनको पेमेंट किया, तो हम हमारे पास बैलेंस रह गया 90,000 रुपीज़। फिर हमने सैलरीज पे करी 6,000 रुपीज़ की, तो 6,000 रुपीज़ वो कम हो गए, 84,000 बचे। रेंट हमने दिया 4,000, तो वो रेंट कम हो गया, तो 80,000 रुपीज़ बचे। और आखिरी में हमने लोन अकाउंट में जो है, लोन इंटरेस्ट अकाउंट जो है, उसमें हमने 2,000 रुपये का बैंक इंटरेस्ट भरा, लोन इंटरेस्ट भरा, तो वो 2,000 रुपये और कम हो गए, तो हमारे पास बचे 78,000 रुपीज़। ये पूरा लेजर आ गया। तो ये जो आखिरी एंट्री का जो बैलेंस होता है वो एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी लेजर का। उसको यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। बट आखिरी में हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये होगा, जो लास्ट एंट्री होगी। लास्ट एंट्री का बैलेंस ही हमारा किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होता है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस के बारे में भी बता देता हूँ मैं। ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, क्योंकि बिजनेस हमने नया स्टार्ट किया है। अगर बिजनेस हमने नया स्टार्ट नहीं किया होता तो पिछले साल का जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता, वो इस नए साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता। आई होप ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। क्लियर है। थोड़ा सा एक डाउट है। हाँ जी। ये हमने अभी 1 लाख से स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे हमने ये जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे हमने 0 क्यों शो किया है? ओके, तो 1 लाख से स्टार्ट किया है, तो वो भी रिकॉर्ड में करना है ना हमें। जब जब 1 लाख, हमारे पास तो इनिशियली 1 लाख भी नहीं थे ना। हम्म। इनिशियली तो हमारे पास वन हाँ, लाख हमारे पास 1 लाख नहीं थे, लेकिन हमें 1 लाख तो मिला, तो अकॉर्डिंग मतलब ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं पता, बट फिर भी मुझे डाउट है इसलिए कि हमें 1 लाख से स्टार्ट करना था ना शायद, तो हमने 0 क्यों मेंशन किया है? ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ जनरल एंट्री स्टार्ट हुई, ठीक है, ये हम्म। पहली एंट्री हमने करी, हम्म। 1 लाख रुपए आए। इससे हम्म। पहले कोई हमारे पास बैलेंस राइट। था क्या? नहीं, नहीं था। इससे पहले कोई बैलेंस नहीं था ना, तो वो ओपनिंग बैलेंस इसलिए 0 हो गया। अब इसलिए 1 लाख रुपए की जो ये ओके। जनरल एंट्री हमने करी है, इसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे हम्म। तब 1 लाख रुपए इस अकाउंट में आएगा ना। तो इसलिए जब हमने ये हम्म। एंट्री को यहाँ पे इस हम्म। पे चढ़ा लिया है, इसको रिकॉर्ड कर लिया है हमने जनरल से, हम्म। तब यहाँ पे एक लाख हम्म। रुपए यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट करने लग गया। ओके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस, हाँ, नाउ इज क्लियर। ओके, थैंक यू। इसी तरीके से हमने अमन का भी लेजर बनाया, केवल कैश का लेजर नहीं बनेगा, सारे लेजर बनेंगे, बहुत मतलब जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे हम, और जितनी भी एंट्रीज करेंगे जनरल में, तो सब हर अकाउंट का एक यूनिक लेजर बनेगा। तो अमन कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, क्योंकि दूसरा अकाउंट अमन कैपिटल अकाउंट था। अब अमन कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री हुई कि 50,000 रुपये कैश अमन ने दिए, क्रेडिट हुए, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, और यहाँ क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे बैलेंस आ गया हमारा 50,000 रुपीज क्रेडिट में, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट है। इसी तरीके से बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन से अकाउंट से भी 50,000 आए थे, तो अगेन कैश लिखा है यहाँ पर, कैश अकाउंट में क्योंकि डेबिट हुए हैं वो, तो कैश अकाउंट लिखा और क्रेडिट में 50,000 लिख दिया। अब क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में हमने क्या किया था, मशीनरी खरीदी है कितने रुपए की, 30,000 रुपए की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ था, तो डेबिट यहाँ पे में हमने लिख दिया 30,000 रुपए। पर कहाँ से वो 30,000 रुपए आए थे, वो कैश अकाउंट से कटे हैं, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया। साथ में अब देखिए, मैं डेट लिखी हुई है हर जगह पर, हर जगह डेट मेंशन्ड है, तो डेट लिखना बहुत जरूरी है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जी, इसी बेसिकली इसमें हमने जो भी खर्चे करे हैं वो हमने मेंशन किया है कि ये क्रेडिट हुए हैं। जो चीजें हमने परचेज किया है, जिसके लिए हमने पैसे मतलब दिए हैं अपनी साइड से, जी, जब भी पैसा दिया वो हमने जाएगा मेंशन, तब क्रेडिट होगा, और जब भी क्रेडिट होगा, पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा। वो डेबिट होगा। गॉट यस, इट। यस। अभी किसी ने कमेंट सेक्शन में भी इस चीज को मेंशन किया था
ये मेंशन किया हुआ है, मैं एक बार बता ही दे रहा हूँ क्योंकि वरना कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे तीन टाइप के लेजर्स होते हैं बेसिकली। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं बेसिकली। तो जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो अकाउंट्स होते हैं जो कि एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को डिनोट करता है। तो अगर अमन कैपिटल अकाउंट है तो वो एक पर्सन को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है। या राहुल एंटरप्राइजेज है, राहुल एंटरप्राइजेज एक कंपनी है, तो वो भी कुछ लोग चलाते हैं, तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट क्या हो गए? रियल अकाउंट जो ह्यूमन बींग्स नहीं है पर फिजिकल चीजें हैं। तो रॉ मटेरियल हमारा क्या है? वो हमारा रियल अकाउंट हो गया। हमारी मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट हो गई। हमारा कैश क्या है? रियल अकाउंट हो गया। ये सब हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि ये रियल में चीजें हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में हमारे ऐसे लेजर्स हाँ। होते हैं जो कि मतलब कि ना रियल अकाउंट में आते हैं ना पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा बनेगा लेजर, तो वो एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट होता है। या एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, आमतौर पे नॉमिनल अकाउंट में गिने जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस आपने कर दिया, वो एक्सपेंस आप किसी को दे नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते। तो दीज आर नो, आप प्रॉफिट किसी को नहीं दे सकते। किसी को कैश दे सकते हो आप, किसी को सैलरी दे सकते हो आप। तो पर वो मतलब कि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट और लॉस आपका एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। ये आप समझ गए? तो जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। पर्सनल अकाउंट जो भी होते हैं वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी पर्सनल अकाउंट की बात आएगी तो रिसीवर जो होगा उसको डेबिट किया जाएगा और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। रियल अकाउंट के साथ भी ऐसा ही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है अंदर मतलब कि कंपनी में, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो मशीनरी हमारी आई तो हमने उसको डेबिट किया, मशीनरी को। या रॉ मटेरियल आया तो उसको हमने डेबिट किया। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जितना भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। Yes, Tarun Chauhan is saying salary account. Yes, salary account is also a kind of nominal account. Yes, right. ये सेशन 5 मिनट में खत्म होने वाला है, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना ताकि हम आगे बता पाए इसको। ओके जी। तो और यस, तो यहाँ रॉ मटेरियल अकाउंट मैंने आप लोगों को समझा दिया। राहुल एंटरप्राइजेस की अब बात आती है। राहुल एंटरप्राइजेस हमने एक अगला लेजर बनाया। हमने राहुल एंटरप्राइजेस से रॉ मटेरियल लिया था 25,000 रुपीज का। तो 25,000 रुपीज राहुल अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। फिर हमने उनको कैश पेमेंट कर दिया 20,000 रुपीज का, तो कैश हमने डेबिट कर दिया उनके में। अब पहले 25,000 रुपीज बैलेंस था, अब 5,000 रुपीज बैलेंस है क्रेडिट का। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि 5,000 रुपीज अभी हमारी लाइबिलिटी है पे करने की राहुल को, राहुल एंटरप्राइजेस को। यहाँ तक क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। इन द सेम वे डेटर्स हैं। यस, यहाँ तक क्लियर। अ, अ, इसी तरीके से हमारे डेटर्स हैं। तो डेटर्स को हमने पहले सेल किया था 50,000 रुपीज का। तो यहाँ पे सेल हमने यहाँ पे डेबिट लिख दिया, डेटर्स में डेबिट हो गया अमाउंट। और जब हमें 40,000 कैश रिसीव हुआ तो हमने वो क्रेडिट कर लिया। सेम वे सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। तो सेल्स हमने किसको की थी? डेटर्स को की थी। डेटर्स से 50,000 की सेल की थी, एक ही सेल की हमने, तो वो क्रेडिट अमाउंट 50,000 का यहाँ शो कर रहा है। फिर हमने लेजर बनाया सैलरीज का, तो सैलरी हमने 6,000 पे की है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, और जब भी से कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, तो यहाँ डेबिट किया गया है 6,000 रुपीज सैलरीज। सेम वे रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे फिर से डेबिट हो गया 4,000 रुपीज। ओके। और लोन भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ लोन अकाउंट भी डेबिट हो गया 2,000 रुपीज, ऑल बाई कैश। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ लेजर्स में किसी को कोई इश्यूज हैं?
कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा हो आप लोग पूछ सकते हैं भी, क्योंकि अब टाइम कम है, तो हम नेक्स्ट सेशन जो अभी रीस्टार्ट करेंगे उसमें आगे मैं बताऊंगा बाकी चीज़ें। तो फिलहाल इसको अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो जब तक कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है ना, बस मुझे इसमें खाली डाउट है क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बस। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। हम्म। मैं फिर से बताता हूँ। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कोई इंसान हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई पर्सन हो, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। हम्म। तो जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो भी ग्रुप ऑफ पर्सन ही होते हैं, तो उनको भी पर्सनल अकाउंट गिना जाता है, या फिर कोई पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट गिना जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तरुण चौहान जी हैं, उनको अगर मैं कुछ पैसे देता हूँ तो वो एक रियल अकाउंट है, तो उनसे मैं पैसे ले सकता हूँ। तो बट यस, अभी ओके। मैंने अभी मैंने मान लीजिए एक उतने ही पैसे, मान लीजिए 100 रुपए का मैंने एक पेन खरीदा, तो पेन एक रियल अकाउंट है, पेन मुझे पैसे वापस नहीं कर सकता है। तरुण चौहान को मैंने 100 रुपए दिए थे, तो तरुण चौहान जी मुझे 100 रुपए वापस कर सकते थे, पर पेन मुझे अपना पैसा वापस नहीं कर सकता है। समझ में आया डिफरेंस? मतलब कोई चीज अगर हम खरीद रहे हैं तो उस चीज से हमें रिफंड मतलब वापस नहीं मिल सकता, तो वो हमारा रियल अकाउंट हुआ। मतलब रिफंड मिल सकता है, पेन को आप बेच के फर्दर सेल करके आप उससे पैसा कमा सकते हो, वो एक अलग मैटर है। पर तरुण चौहान एक पर्सन है, तो अगर मैंने उसको पैसा दिया मान लीजिए, तो उससे मैं पैसा हम्म। वापस मांग सकता हूँ। पर मैंने पेन खरीदने में अगर 100 रुपए खर्च किए, तो पेन से मैं पैसा वापस नहीं मांग सकता, पेन को मैं सेल कर सकता हूँ फर्दर। तो ओके। ये ठीक फर्क है। समझ में आया कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या फर्क है। हम्म। और हाँ जी, नॉमिनल हाँ जी। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स हैं जिसमें मतलब कि खर्च, मतलब कि जैसे खर्चा है, एक्सपेंस है। अब रेंट हमने दे दिया हम्म। 4,000 रुपए का, अब वो हम्म। 4,000 रुपए कहीं हम रेंट को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते। समझ रहे हो आप? प्रॉफिट है, हम किसी को प्रॉफिट दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, ये एक आइडिया है। रेंट इज अ आइडिया, प्रॉफिट इज एन हम्म। आइडिया। इट इज नॉट अ रियल थिंग, इसको हम हाथ में लेके नहीं घूम सकते, जेब में लेके नहीं घूम सकते। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी कोई। इट इज अ आइडिया ऑफ अकाउंटिंग। समझ रहे हो? ओके। यस। तो इसलिए ये अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। यस। एनी मोर डाउट्स? नो, थैंक यू। अब आगे हाय। बढ़ते हैं। आप सर अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। हाँ, ओके ओके अनुज, तो मुझे एक बात पूछनी थी। आप एक बार लेजर अकाउंट खोलोगे प्लीज? रो में मतलब कोई भी खोल लो एक बार। हाँ, खुला हुआ है। हाँ, लेजर अकाउंट जनरल। जनरल अकाउंट, ओके। हम्म। जर्नल नहीं, लेजर। लेजर की जो पर्टिकुलर एक एंट्री है अकाउंट वाइज, जैसे रो मटेरियल की है, ऐसे रो मटेरियल की या फिर सैलरी वगैरह जो भी हमने पे की है, या मशीनरी की। आप ये बता रहे हो ट्रांजेक्शन्स? नहीं नहीं, लेजर की जो हमने पर्टिकुलर की है, एक एक करके अकाउंट बनाया है ना, जैसे रो मटेरियल का हाँ, बनाया है। ये कैश आपको दिख रहा होगा ना? हाँ हाँ, ये कैश की होगी। एक बार रो मटेरियल या फिर कोई और। ओके। हाँ, बताइए, मशीनरी है। हाँ ये सही है। अभी जैसे हमने इसमें क्या किया था, मशीनरी परचेज की थी। हाँ। तो जो जनरल मतलब इसमें एंट्री हुई थी वो थी मशीनरी टू कैश, हाँ मतलब जी। एक्सपेंस था ये। हम्म। तो अभी जो आपने इसमें कैश मेंशन किया है, डेबिट। अभी किसने सवाल किया था? हाँ प्रियांशु। हाँ हाँ। हाँ जी। तो मेरा जो मतलब कंसर्न है ये है कि जैसे हमने क्रेडिट किया था कैश को, हम्म।
तो जो ठीक है। बैलेंस लिखा था वो क्रेडिट में लिखा था हमने, मतलब यहाँ पे टू कैश तो है। जैसे बैंक लोन है, बैंक लोन से हमारे पास कैश आया, हम्म। तो वो बाई कैश हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है टू कैश। बट जो ये अमाउंट है वो डेबिट में क्यों लिखी हुई? क्योंकि ये मशीनरी का अकाउंट है, यहाँ कैश के लिए नहीं लिखा है हमने। हमने कैश केवल मेंशन किया है कि टू कैश से आया है, पर आया किसमें, मशीनरी में, तो बाई लिखा है। अच्छा अच्छा, तो ये जो मतलब जो हम मतलब कोई भी अगर फिगर मेंटेन करेंगे तो वो अकाउंट से करेंगे, मतलब जिस अकाउंट का हम बना रहे हैं उसको मतलब फोकस उसको करके। एग्जैक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था ना, जैसे कि ये मशीनरी अकाउंट है। हम्म। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हम्म। पे जाते हैं इसकी हम। ठीक है। हम्म। एक सेकंड। ये हमारी सेकंड एंट्री थी, राइट। हाँ। तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था ना, राइट। ठीक है ठीक है। तो फिर हम लेजर में जब ओके। जाएंगे इसको, जब हम लेजर में ले जाएंगे इसका, तो यहाँ पे बस भी ना, डेबिट एंट्री आएगी, राइट। बस देखो। ओके ओके ठीक है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। हाँ ठीक है, थैंक यू। इसी शुड तो बी सही है। एनी मोर क्वेश्चंस और शुड बी मूव अहेड? हेलो। हेलो, यस। एक्चुअली मेरा ये डाउट था कि जो बाय में रहेगा वो लेजर नेम में आएगा, राइट? आप बाई और टू का कंफ्यूजन छोड़ दो। बाई और टू यहाँ ओके। पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं आपको एक और वो दिखाता हूँ। मैंने एक और बनाया था, इसमें मैंने बाई और टू जनरल रजिस्टर हटा दिया। ठीक है। इसमें यस। इसमें सीधे सीधे मैंने अकाउंट्स डाल दिए, डेट डाल दी। डेबिट जो अकाउंट हो रहा है वो डेबिट हो रहा है, और उसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट हो रहा है। ये एक सिंपल सा जनरल रजिस्टर मैंने बनाया था। ठीक है। इसमें बाई और जी। टू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। ओके। तो बाई और टू को आप अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। तो उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैंने जो डेबिट है वो लेजर नेम में आएगा, और जो क्रेडिट है वो नीचे, मतलब उसमें एंट्रीज में ना। ऐसा नहीं है, इस बात को समझिए। जैसे कैश लेजर है, या। ठीक है। ये कैश लेजर में डेबिट हुआ, पहली एंट्री, राइट। जी। अब ये और हम कहीं देखते हैं, ये कैश लेजर दूसरी जगह यहाँ पे कैश लेजर आया, ठीक है। दिख रहा या। है आपको। जी। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। जी। यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ है। अब इसको हम लेजर में जाके देखते हैं। इसके ही हमने लेजर बनाए थे, ये लेजर बने हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें वो अकाउंट्स नहीं आ रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। पर यहाँ पे पहली एंट्री जो है वो 1 लाख रुपए डेबिट हो गई। यह सम ऑफ डेबिट्स में हमने जी। लिखा हुआ है। और जो क्रेडिट हुई वो हमने क्रेडिट कर दी। तो जो भी अकाउंट हमारा डेबिट हो, जब डेबिट एंट्री होगी तो हम उसमें डेबिट चढ़ाएंगे उस अकाउंट के अगेंस्ट। तो जब भी कैश हमारा डेबिट ओके। होगा तो उसको डेबिट चढ़ाएंगे, और जब क्रेडिट होगा तब क्रेडिट चढ़ाएंगे। ओके। 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 ठीक है। ओके। ओके, नाउ आई गॉट। एनी मोर क्वेश्चंस और वी शुड मूव अहेड? कैन आई से समथिंग? यस, यस। एक्चुअली भैया मैं कह रहा था कि इन लोगों से बोलो, अगर इनको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना तो वो लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लें, तो हम लोग ऐसे और भी सेशंस ला सकें। और एक मैंने फीडबैक फॉर्म्स भी डाल दिया है, उसको भी फिल करा दीजिएगा। एक्चुअली मेरा ओके, फोन ऑफ होने वाला है इसलिए मैंने। ओके, ओके। तो चैट में सब फीडबैक फॉर्म पड़ा हुआ है। तो प्लीज गाइज आप लोग फीडबैक फॉर्म भरिएगा इस सेशन का। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी लेजर्स आप लोगों को सब समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। जब भी ट्रायल बैलेंस हम लोग की देखेंगे, ट्रायल बैलेंस एक तरीके का इंटरमीडिएट स्टेटमेंट होता है। तो जनरल एंट्रीज को हम करनी पड़ती है हमें। जनरल एंट्रीज करने के बाद उसको लेजराइज करना पड़ता है। सब लेजर्स को अलग अलग हमें लेजर में उनका डेटा लेना पड़ता है, और उनको उनके डेबिट और क्रेडिट लिखने पड़ते हैं। उससे हमें उनका बैलेंस निकालना पड़ता है कि उनका बैलेंस क्या है। जैसे कि ये इधर आप देख सकते होंगे कि कैश लेजर में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास इस समय 78,000 रुपीज
कैश डेबिट में है, यानी कि हमारे पास 78,000 रुपीज का बैलेंस है कैश का। तो इस तरीके से हमारे बाकी सभी जितने भी लेजर्स हैं उन सबका बैलेंसेस हमारे पास, फाइनल बैलेंसेस जो हैं वो सब आ चुके हैं, इधर आप सब देख सकते हैं, राइट। जब इन सब जितने भी हमारे लेजर्स बनेंगे, जितने भी, हम सारे लेजर्स को एक लिस्ट बनाएंगे और उनको उनके बैलेंसेस के हिसाब से लिख देंगे। दिस इज सिंपली ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ लेजर्स होता है, लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स जो नॉन जीरो हों। जो जीरो लेजर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए जीरो लेजर्स को हम हटा सकते हैं ट्रायल बैलेंस से। पर बाकी जितने भी लेजर्स में बैलेंस है, चाहे क्रेडिट है चाहे डेबिट है, उनको हम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लेजर नंबर्स के हिसाब से लिस्टिंग की हुई है। हमारे पास 11 लेजर हमने टोटल बनाए थे, तो 11 लेजर ये बन चुके हैं। उनका कौन सा ग्रुप है, वो करंट एसेट है, कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी है, ये हमने उनके ग्रुप डाल दिए। ओके। और उनका जो भी अमाउंट था, जो भी बैलेंस था, जहाँ डेबिट बैलेंस था तो हमने डेबिट साइड में लिख दिए, जहाँ क्रेडिट साइड में था वहाँ क्रेडिट लिख दिए। तो कैश हमारा डेबिट में था 78,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। सेम वे अमन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था 50,000 का, तो 50,000 हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। बैंक लोन अकाउंट 50,000 क्रेडिट लिख दिया। इसी तरीके से मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था तो 30,000 यहाँ लिख दिया। रॉ मटेरियल अकाउंट हमारा 25,000 रुपीज था, डेबिट हुआ था तो डेबिट लिख दिया। इसी तरीके से हमने सारे जितने भी लेजर्स हम लोगों ने बनाए थे, वो सारे के सारे हमने लेजर बनाकर उन सब का डेबिट साइड में डेबिट अमाउंट, अगर क्रेडिट अमाउंट है तो क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड में हमने लिख दिए। इसकी खासियत क्या है कि सारे बैलेंसेस जो होंगे, क्रेडिट साइड का सम हम करेंगे और डेबिट साइड का जब हम सम करेंगे तो ये दोनों बैलेंसेस सेम आने चाहिए। ये अगर दोनों बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे, यानी कि आपने कोई गलती की है, आपके या तो लेजर में गलती है या जनरल में गलती है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर ये दोनों बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे, ये दोनों बैलेंसेस बैलेंस करने चाहिए। ट्रायल बैलेंस का मतलब ही ये होता है। तो ट्रायल बैलेंस की जरूरत ही इसलिए होती है, ये चेक करने के लिए कि सारी एंट्रीज हमारी ठीक हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये दोनों बैलेंस मिसमैच कर जाएंगे यानी कि कोई ना कोई गलती है, और ये दोनों मैच कर गए यानी कि आपने जो जितना डेबिट किया है उतना क्रेडिट किया है हर एंट्री में, आपकी सारी जनरल एंट्रीज सही हैं और उनको आपने लेजर में भी सही तरीके से चढ़ाया है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। शुड ये बी यहाँ तक क्लियर है। ओके। मूविंग ऑन टू इनकम स्टेटमेंट। अब बात आती है इनकम स्टेटमेंट की। तो जो हमारे मेनली दो स्टेटमेंट होते हैं किसी भी अकाउंटिंग के, तो दो स्टेटमेंट में एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है बैलेंस शीट। पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दोनों ही चीजें हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। जब ट्रायल बैलेंस में हमारे जितने भी लेजर्स होते हैं उनके यूज करके ही हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। तो सबसे, जैसा कि फिर से मैं एक बार प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल रजिस्टर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जनरल एंट्रीज करेंगे। उसके बाद जितने भी करस्पॉन्डिंग लेजर्स हैं वो लेजर्स क्रिएट करके उनमें उनके बैलेंसेस, डेबिट या क्रेडिट जो कुछ हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर जो आपके फाइनल बैलेंसेस होंगे लेजर्स के, उसको रिकॉर्ड करके एक जगह पे आप सबको समराइज करेंगे, वो होगा ट्रायल बैलेंस, जिसमें सारे के सारे लेजर्स आएंगे उनके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ। अब जब वो हमारे पास आ गए तो अब आती है इनकम स्टेटमेंट की बात। इनकम स्टेटमेंट सिंपली समझ में आता है इससे कि जो हमारी इनकम हुई है उसके बारे में ये बताता है। इनकम हुआ है या फिर कह रहे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हो, तो उसके बारे में हमें इनकम स्टेटमेंट बताता है कि क्या हुआ है। तो इनकम कैसे होगी, हमारी सेल्स जो होगी उससे, या रेवेन्यू जो होगा, जो भी इनकम होगी उसको हम देखेंगे, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने डाला है पीरियड। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पीरियडिसिटी जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, और जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो भी एक पीरियड के लिए ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है 1/4/2023 से 31/3/2024 तक हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया है। ऊपर कंपनी का नाम दे दिया है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिख दिया है।
यहाँ हमने इसको एक्सपेंस साइड लिखा है, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस नोट करेंगे। ये इनकम साइड है, यहाँ पे इनकम नोट करेंगे। तो इनकम साइड में सबसे पहले क्या आ गया? सेल्स। सेल्स से ही आपको इनकम होगी। तो आपने सबसे पहले सेल्स लिखा, यहाँ पे आपका सेल्स टोटल कितनी हुई थी? 50,000 की, वो आपने नोट कर दी। फिर आप लिखेंगे परचेज। परचेज आपने क्या किया था? रॉ मटेरियल। आप कहेंगे मशीनरी भी परचेज की थी, पर मशीनरी आपकी फिक्स एसेट है। मशीनरी आपने सेल करने के पर्पज से आपने नहीं खरीदी है मशीनरी, आपने, ये आपके लिए फिक्स एसेट है, वो आपका इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप बिजनेस करेंगे, पर वो आपने सेल करने के लिए नहीं ली थी, इसलिए उसको आप परचेज में नहीं डालेंगे। ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल आप डालेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल को आप कुछ कन्वर्ट करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको सेल करेंगे। तो रॉ मटेरियल हमने डाला, कितने का हमने लिया था? 25,000 रुपये का। यहाँ पे इस बात से मतलब नहीं है कि सेल्स के हमारे कितने रुपए आ चुके हैं। सेल्स के हमारे कितने, 40,000 रुपये ही वापस आए हैं अभी। 10,000 रुपये अभी भी बकाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर सेल टोटल अमाउंट कितना किया? 50,000 का। तो इसलिए पूरा अमाउंट 50,000 का आएगा। ऐसे ही रॉ मटेरियल में हमने भले ही पे अभी 20,000 ही किए हैं, पर हमने टोटल जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था वो कितना खरीदा था? 25,000 रुपीज़ का। तो वो 25,000 यहाँ पे लिखा है। अब हमें नॉर्मली क्या करना होता है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो COGS का मेथड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसकी एंट्री हम कर सकते हैं कि जितना हमारा सेल हुआ है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी, वो हम नोट कर सकते हैं। उसको केवल यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते थे। पर उससे बेहतर हम जो एक तरीका होता है कि हमारा रॉ मटेरियल इतना था, इतना हमने खरीदा, ये हमने सेल करी, तो दिस माइनस दिस कितना बचा? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये बचाना चाहिए। पर हमारे पास एक एंट्री आपने जो ध्यान दी हो, सबसे आखिरी में लिखी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट 10,000। तो जब साल खत्म हुआ तब हमारे पास जो रॉ मटेरियल बचा वो 10,000 रुपये का बचा रह गया, ये ऐसा मैंशनड है। ठीक है। एक- तो ये 10,000 रुपये का स्टॉक मटेरियल क्लोजिंग यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे भी लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी एंट्री आ गई हमारे पास, ये टोटल हो गया 50,000 प्लस दिस 10,000, ये हो गया 60,000 रुपीज, और ये हो गया 25,000 रुपीज। 60,000 माइनस 25,000 कितना हुआ? 35,000। तो हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 35,000 रुपीज का। यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं, वो निकालते हैं हमारी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक इफ एनी माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 यहाँ तक आ गया। अब और जो खर्चे हुए वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो और खर्चे क्या हुए थे? सैलरीज हमने दी थी 6,000 रुपये की, 4,000 रुपये रेंट दिया था, 2,000 रुपये लोन इंटरेस्ट दिया था, ये सब हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके सिवा यहाँ पे क्या आ गया? अब यहाँ पे टोटल इसका ये वो 50,000, 10,000 और ये 60,000 अदर इनकम। आई थिंक आई मिस्ड अदर इनकम। अदर इनकम हमारी कोई नहीं थी, ये टोटल हमारा 60,000 आ गया। ये 1,20,000 आ गया इसका टोटल सम। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 35,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से ये और माइनस हो गए 6,000, 4,000 और 2,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, यहाँ पे 23,000। गॉट इट? इज इट क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। ये रॉ मटेरियल स्टॉक की कौन सी एंट्री थी? ये क्लोजिंग एंट्री है, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अच्छा, एक यहाँ बार पे, ये जनरल में है, डाली थी क्या हमने? नहीं ये जनरल में नहीं डाली थी हमने। अच्छा, तो ये कैसे आई एंट्री? ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मेरा ये दिख रहा है, अच्छा क्लोजिंग, अच्छा हाँ दिख गया, ओके दिख गया। क्लोजिंग क्लियर है। इन्वेंट्री वैल्यूड एट 10,000 रुपीज। अब इसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती,
इस बात को समझिए। या तो इसकी एक एंट्री कर सकते हैं, मैं आपको अच्छा। बताता हूँ इसकी क्या एंट्री की जा सकती है। अब यहाँ पे हम डालते हैं 31 ऑफ मार्च 24, है ना। इसको दे देते हैं 9, और ये कर देते हैं कहने का है कि मतलब 10,000 का वो सामान है जो हमारा बच गया। बच गया, यस। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं तो इसकी भी एंट्री मैं आपको करके बता देता हूँ, है ना। तो इसमें आएगा, वैसे आएगी जनरल में ये एंट्री? ऐसा है कि जितनी भी हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें नॉर्मली नहीं आती है, अच्छा कि अच्छा उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है ये चीज़। और जब अच्छा। और मुझे उम्मीद है एग्जाम्स वगैरह में ये सीओजीएस की एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैंने केवल अच्छा। समझाने के लिए आपको ले लिया है। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी इससे भी कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ हाथ की हाथ। तो ये हम्म, हमने सीओजीएस का एक और लेजर बना लिया हमने, ठीक है। और कितना हमारा रॉ मटेरियल था 25,000, और हमारे हमें बचाना कितना है 10,000। तो यानी कि कितना हुआ 10। 15,000 का डिफरेंस है। तो हाँ जी हाँ जी। 15,000 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। ठीक है। और किसमें कर दिया, टू रॉ मटेरियल को हमने इन्वेंट। कर देंगे, या इस हम्म। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे 15,000 हाँ रुपये, ठीक। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें आएंगे हम रॉ मटेरियल वाले में। तो यहाँ पे 31 3 मार्च। 24, ठीक है। अभी एल एफ जी एफ छोड़ते हैं, ये हम करते हैं बाई COGS, ठीक है। हम्म। और यहाँ क्रेडिट हो गया 15,000। 15,000। तो हमारे पास 10,000 रुपये बचेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है। तो ठीक है ठीक। अब हमें COGS का एक और लेजर बनाना होगा। COGS का भी तो लेजर बनाना पड़ेगा अब। ये तो नया हम्म। लेजर हमने खोल लिया। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम, इसको लिख देते हैं बड़ा नंबर COGS, ठीक है। ये हमारी एंट्री आ गई 31 मार्च 2024। इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। और ये हमारी किस में आएगी, टू रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल। है ना। इसको हम कॉपी कर, 10,000। हम्म, हो गया। 10,000 आएगी ना? हाँ ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये डेबिट हो जाएगा। 10,000 नहीं आएगी, 15,000 डेबिट। आएगी। अच्छा अच्छा। COGS तो हमारा 15 है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। ये 15,000 आएगी, यहाँ तक क्लियर। हाँ। तो अब इसको हमने यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा एक, ठीक है। हम्म। COGS, ठीक है। ये COGS क्या है, एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट है हमारा, 15,000, ठीक है। 15,000। हम्म। अब यहाँ पे देखिए ये फर्क आ गया, यहाँ 70,000 आ रहा है, यहाँ 55,000 आ रहा है, क्या हम्म। गलती है, कोई बताएगा। ये 15,000 की। नहीं, 15,000 की तो गलती देखिए। है, कहाँ गलती कोई बता पाएगा। 15,000 का हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स ने जोड़ा था ना, सर सीओ। रॉ मटेरियल्स में भी तो 15,000 होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली करेक्टली सेड। तो रॉ मटेरियल अब हमारे पास 10,000 का रह गया है। तो अब ये फिर से हमारा सही हो गया।
तो अच्छा समझ गए आप लोग। अब जब हमने सीओजेस लिया है तो हम ये एंट्री यहाँ से हटा देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। पर यहाँ पे भी, हम्म। यहाँ पे टोटल परचेज अब लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। अब हमें यहाँ पे अच्छा सीओजीएस लेना है केवल। ठीक है। सीओजीएस हमारा कितना है? COGS 15,000। 15,000। ठीक है। अच्छा। अब आप देखिए, 15,000 का बात वही सीओजीएस पड़ लगा, गई। बात वही पड़ेगी। पर उससे एक हमको हम्म। ओवरऑल पोजीशन पता चलती है कि कितना हमने परचेज किया टोटल, उसका एक आइडिया लग जाता है। अच्छा हमारे पास कितना स्टॉक बचा, इसका आइडिया लग जाता है। अब इसमें आप ये नहीं अच्छा। बता सकते कि आपने परचेज कितने की या आपके पास स्टॉक कितने का बचा है। ये चीज नहीं पता लगती, इसलिए हम्म मैं पर्सनली सीओजीएस यूज नहीं करता हूँ डायरेक्टली। मैं हम्म वो कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। पर अगर सीओजीएस हम्म करेंगे तो इस तरीके से सीओजीएस से ये 15,000 यहाँ पे सीओजीएस के खर्चा हो गया। यहाँ पे 50,000 रुपए की आपकी सेल्स हो गई थी। ठीक है। हम्म। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 50,000 में से पंद्रह 35 हजार का। में 35,000 रुपये बचे। हाँ जी। और और सैलरीज कटी, रेंट कटा, लोन इंटरेस्ट हट गया। ठीक है ना? तो ये सब हटने के बाद आपके पास 23,000 रुपये बचेंगे और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक और कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं नहीं, क्लियर है, थैंक यू। हाँ, तो अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे सम ऑफ ऑल द बैलेंसेज 1 लाख रुपए आ रहा है, और यहाँ पे भी सम ऑफ द हम्म। ऑल द बैलेंसेज 1 लाख रुपए आ रहा है। एक यानी लाख कि हाँ। हमारा इनकम स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा नेट हम्म प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। हम्म हम्म मूविंग ऑन टू बैलेंस शीट, जो कि हमारा फाइनल एक स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग में। ये एक पोजीशन बताता है बिजनेस की, कि बिजनेस की टोटल पोजीशन क्या है। तो इसमें हम अपनी लाइबिलिटीज और अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि मैं जो सिस्टम यूज करता हूँ उसमें लाइबिलिटीज इस साइड हम रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। पर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हम किस साइड ये यूज करेंगे, किसी भी साइड यूज कर सकते हैं। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इक्वल टू एसेट्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। आप लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, और जो सचेत सर की आपने क्लास अटेंड की होगी उसमें भी उन्होंने बताया था कि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो उसको हमें मेंटेन करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट। तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्या था? अमन अकाउंट। अमन अकाउंट के उसमें हमारे पास कितने रुपए थे? 50,000 रुपए थे। करेक्ट। फिर हमारे पास कैपिटल में ही क्या था? कैपिटल को यहाँ पे हमने डेट ले लिया है, क्योंकि डेट ले रखा है हमने, बैंक लोन ले रखा है। तो उनको हमने डेट कैटेगरी में डाल दिया। वो हमने कितना ले रखा है? 50,000 रुपीज का, तो उसको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट पेबल, जो अकाउंट हमें जिनको हमें देना है, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं। तो करंट लाइबिलिटीज कौन थे? राहुल एंटरप्राइजेस से हमने 25,000 रुपीज का रॉ मटेरियल लिया था, और 20,000 उनको पे कर दिए थे। 5,000 देना बाकी रह गया था। तो वो हमने अपनी बैलेंस शीट पे यहाँ रिकॉर्ड किया है। अकाउंट्स पेबल 50,000 रुपीज। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरीके से मशीनरी, फिक्स एसेट्स, मैंने बताया था मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है। तो मशीनरी जो हमारा फिक्स एसेट है, वो 30,000 रुपीज का था, हमने खरीदा था। तो 30,000 रुपीज की मशीनरी यहाँ पे रिकॉर्ड हमने कर ली फिक्स एसेट में, क्योंकि वो एसेट है। अब करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो करंट एसेट में हमारे पास एक तो कैश है। तो कैश हमारे पास 78,000 रुपीज का है, आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस में। और रॉ मटेरियल, अभी हमने बताया कि कितने का बचा हमारे पास? 10,000 रुपये का, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे, 10,000 रुपये। आप लोगों को पता होगा। उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल, तो हमें कुछ पैसा अभी आना बाकी है। किससे आना बाकी है? डेटर्स अकाउंट से हमें 10,000 रुपये मिलना बाकी है। तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब इन सब का सम 1,28,000 आ रहा है। और ये नेट प्रॉफिट हम इनकम स्टेटमेंट से हमेशा उठाएंगे। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये आएगा हमेशा इनकम स्टेटमेंट से। तो जो इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट आता है उसको ही हम यहाँ लिखते हैं। ओके। इसको अलग से कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। जो इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट आएगा वही हम बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो यहाँ पे 23,000 का नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया। और इन सब का भी सम आ रहा है 1,28,000, यानी कि ये बैलेंस शीट बैलेंस्ड है। यानी लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी
इज इक्वल टू एसेट है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है। हमने एक परफेक्ट बैलेंस शीट बनाई है, परफेक्ट इनकम स्टेटमेंट बनाया है, और एक परफेक्ट ट्रायल बैलेंस भी बनाया है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब ये आज ये जो भी टॉपिक था, ये टॉपिक मेरे लिए तो खत्म हो गया है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? सरिता, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नो, मेरे साइड से क्लियर, अब मुझे समझ में आ गया है। पार्थो, अभिषेक। अनुज सर, मैं पूछ रही थी कि एक बार इनकम स्टेटमेंट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। यस। इसमें सर क्या हमने ऊपर का सेल्स जो इनकम साइड है हम्म। उसका हमने सेल्स अकाउंट जो बनाया है 50,000 प्लस जो हमने टोटल किया था फर्स्ट टाइम में, हम्म। उसका जो हमने लिखा है 50,000, वो दोनों को ऐड करके हमने 1 लाख लिखा है। उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जो आप देखिए, उसको हम डिलीट कर देते हैं। नहीं। हाँ। एक ग्रॉस प्रॉफिट में अब हम लिखेंगे 50,000 माइनस COGS। ठीक है। 35। वो जो रॉ मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट था, उसके थ्रू ये चीज इक्वल आ जाती। रॉ मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट से इसमें ये चीज इक्वल जी नहीं सर। आएगी। सर वही कंफ्यूजन था क्योंकि रॉ मटेरियल ऐड हुआ था तो उसमें मतलब आपने 1 लाख लिखा था तो वो बैलेंस हो रहा था, बट इस वक्त हाँ, तो वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ चेंज हुआ ना, वो आपने वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो इसलिए इसमें मतलब कि बैलेंस इक्वेट नहीं करेंगे। पर यहाँ पे एक सेकंड, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। ये आपका आ गया 35,000 रुपये। वो अभी कुछ कंफ्यूजन है जिसकी वजह से ये दोनों अकाउंट बैलेंस नहीं कर रहे हैं। यू आर राइट। आई विल गेट बैक टू इट। ओके। ओके सर। बट नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ओके। जी सर। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? यूसरा। यस। यूसरा, यू हैव रेज्ड हैंड। एनी सर क्वेश्चन? यस। सर वो मुझे, हाँ ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन सर मुझे ये क्लियर कर दिया कि ये एग्जाम में जो लेक्चर वगैरह पहले हमारा आता था बनाने के लिए, तो क्या इसमें भी बनाने के लिए आएगा? आ सकता है। आ सकता है। ओके।
ओके। बस यही पूछना था, थैंक यू। तरुण, तरुण, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मतलब इससे रिलेटेड तो है नहीं, मतलब ये आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस, ये हमें कब तक मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पे डाल दूँ ताकि आप लोग देख सको। तो आई विल प्लान इट एंड आई विल अपलोड इट ऑन अच्छा। यूट्यूब एंड आई विल शेयर द लिंक। ओके ओके। ओके। ओके ओके। थैंक एनी मोर क्वेश्चंस? अनु, यस। क्या हाय। तो ये वाला एक्सेल शेयर कर सकते हो हम लोग के साथ, क्योंकि ये मैंने, मतलब हाँ हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस हो जाएगा मतलब। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चन फ्रॉम दीपिका सन। एनी मोर क्वेश्चन? दीपिका? हेलो अनुज। यस यस। हाँ, मुझे एक बात जाननी थी। जैसे आपका ये बैलेंस शीट हो गया और ट्रायल बैलेंस हो गया, हाँ जी। ये तो हम जो मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर मतलब डेट को करते हैं। पूरा मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारा मतलब हम्म कम्स इन और गोज आउट, जो भी मतलब लो कुछ हम्म एक्सपेंसेस जो भी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हम्म, दोनों जो मेंटेन करते हैं ये इसलिए करते हैं कि भाई डेबिट और क्रेडिट का हमारे पास पूरा मतलब दोनों इक्वल हो। करेक्ट। बट जो इनकम स्टेटमेंट हम मेंटेन करते हैं, आपने बताया कि ये दोनों स्टेटमेंट मतलब दोनों इनकम हम्म और ये आपका एक्सपेंस हम्म ये इक्वल होने चाहिए। तो इसको तो हम इसलिए बनाते हैं ना, मतलब कि भाई ये देखने के लिए हमें कि लॉस हुआ है मतलब इनकम हुई है या हम्म फिर लॉस हुआ है। हम्म इसमें भी मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी है कि ये हमारा मतलब मैच ही होना चाहिए, क्योंकि हम जो मतलब रिमेनिंग जो हमारी अमाउंट होती है वो एडजस्ट करके उसको हम्म। तो मतलब इनकम या फिर लॉस में दिखाते हैं ना, प्रॉफिट है या लॉस है। एक सेकेंड। अभी जैसे देखिए ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड होता है उसमें हमेशा ये बैलेंस आता है इक्वल। ठीक है। जो हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से, तो हमेशा जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हम्म, ये जैसे एक अकाउंट आपने देख देख पा रहे हैं। हाँ हाँ। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे जो टोटल है इस साइड, हम्म और ये जो इस साइड टोटल, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ये टैली सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमेशा ये इक्वल आते हैं अमाउंट्स। हम्म। ठीक है बट ये। इसमें तो हम जैसे हमने कोई परचेज किया है गुड्स, हम्म अब जो गुड्स परचेज किया है तो मतलब हमारा कैश जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो इसमें जो कैश की एंट्री है वो भी इंक्लूड है प्रॉफिट एंड लॉस में। वो तो बाद में निकालते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। कैश, नहीं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में कैश कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, जो प्रॉफिट हुआ है वो होगा बस। हम्म एक बार आप दिखाओगे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट आपने जो खोला था? अभी ये टैली में जो खोला है, पहले से। एक सेकंड, मैं आपको कोई और अकाउंट दिखा देता हूँ। इसमें भी देखिए ये दोनों साइड, इसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, पर दोनों साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल आता है। हम्म और कैश कभी भी इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें कभी भी कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहीं भी इनकम स्टेटमेंट में कैश से कोई मतलब नहीं रहता है। कैश एक करंट एसेट है, वो बैलेंस शीट में आता है हमेशा।
आप एक बार इनकम स्टेटमेंट पे जाओगे। इनकम स्टेटमेंट जो हमारा ला था। हाँ हाँ हाँ, जो हम मतलब आप जिसपे हमें मतलब क्लास दे रहे थे। हाँ, मेरा इतना कंफर्म मतलब जो इशू है वो ये है, अभी जैसे हमने हमारे पास रिवेन्यू था 50,000 का, यहाँ पे सेल किया है। सेल किए हम। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट हुआ वो 15,000 का हुआ। उसके बाद हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल गया 35 का। हाँ। अब जो 35 का ग्रोस प्रॉफिट है इसमें से हम अपना जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हम्म। या फिर ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कोई हाँ भी ठीक है। एक्सपेंस या कोई भी इनकम, अगर इनकम होगी तो प्लस करेंगे, अगर एक्सपेंस होता है माइनस करेंगे। वो नेट इसके लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। करेक्ट। अभी अगर हमारा एक्सपेंस की साइड अगर हमारा रह गया, ये क्या नाम, अमाउंट अगर कम रह गया, हाँ। तो ओबियस बात है कि भाई मतलब हमारा प्रॉफिट ही होगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है 23,000, अगर नहीं, ये इधर रहा होता तो हमारा लॉस होता। अब मान लीजिए COGS को मैं कर देता हूँ 60,000 रुपये। ठीक है। हम्म समझ रहे हैं? सी तो तो दस हमारा ये 10,000 का यहाँ पे 10,000 का लॉस ग्रॉस हो गया। लॉस हो गया। ठीक है, अब 600 से 6,000 सैलरी दे दी, 4,000 रेंट दे दिया और इंटरेस्ट दे दिया 2,000, ये बारह हाँ। हजार रुपये और हमारा एक्सपेंस हो गया। हाँ। तो तो हमारा जो ये नेट प्रॉफिट है, ये मतलब हमारा भाई लॉस हो गया ट्वेंटी वो टू 22,000। हाँ। तो ये जो लॉस हुआ है ये इधर हम्म। नहीं दिखाएगा, मतलब इधर की साइड दिखाएगा, एक्सपेंस की साइड माइनस में। वो नहीं नहीं, इधर साइड नहीं दिखाएगा, वो इस साइड दिखाएगा। जब लॉस हाँ आएगा इस तो इस साइड। साइड दिखाएगा। हाँ तो मेनली जो हम मतलब टोटल जो एंड में आता है हमारे पास कैलकुलेट हो गया वो नेट प्रॉफिट और नेट। अगर हम ये जो है आपका लेफ्ट में हम्म। इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट भी तो बनता है, ट्रायल बैलेंस से ही बनानी होती है। नहीं, ट्रायल बैलेंस से आपको मतलब कि चाहिए तो लेजर के अमाउंट्स ना। आपको अल्टीमेटली तो लेजर का अमाउंट चाहिए, सेल्स का अमाउंट चाहिए, कॉस्ट चाहिए अपना, या रॉ मटेरियल का अमाउंट चाहिए, जो क्लोजिंग ओपन, जो उसका टोटल अमाउंट रहा और जो आपका सेल मतलब कि बचा हुआ है क्लोजिंग अमाउंट है। तो वो सब तो आपको लेजर के फाइनल अमाउंट से चाहिए। तो आप ट्रायल बैलेंस में आप उनके फाइनल अमाउंट्स लिखे होते हैं, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। नहीं, अगर ट्रायल बैलेंस ना बनाए, अगर डायरेक्ट एंट्री से हमें बोला जाए, 3-4 एंट्री है, जैसे ये मान लिया हमने रिवेन्यू हमारा 50,000 हो गया, ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है। गुड। अगर ओके। 3 ही 4 एंट्री हैं तो अकाउंटिंग करने की ही जरूरत नहीं है, फिर तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, राइट? मैंने 100 रुपए का पेन खरीदा, 150 रुपए में पेन बेच दिया, मुझे पता है 50 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है। नहीं तो नहीं अनुज, मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कि ज्यादा एंट्री ना हुई हो, कि 4 एंट्री हुई हो बस। ओके। सिंपल कि भाई इतना रिवेन्यू हुआ हमारे पास, इतना जो कॉस्ट था गुड्स में, जो हमें रॉ मटेरियल वगैरह वो लगा, हम्म। हमें ग्रोस प्रॉफिट हो गया हमें इतना 35,000। हम्म। अब बाकी जो एक्सपेंस थे, जैसे हम्म। आपका ये हो गया 35,000, ये जो इधर अदर इनकम है वो हटा दो। हम्म। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट डायरेक्ट आ गया 23,000। हाँ ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट से मतलब अभी ये जो नीचे है 1 लाख, अभी ये हम्म। 1 लाख की जगह इधर तो हो जाएगा 50,000, क्योंकि अदर इनकम हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम मान लेते हैं कि हमारी कोई इनकम हुई नहीं है। हमारी अदर इनकम कोई नहीं हुई है ना, सेल केवल हमने सेल नहीं, करी है। हाँ सेल की है बस, जो हमारे पास रिवेन्यू था, रिवेन्यू जो सेल से पैसा आया 50,000। हाँ। ठीक है, इधर